मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा किया गया है। तो बता दें कि अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया है। फिर से राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्रालय संभालेंगे। एस जयशंकर के खाते में विदेश मंत्रालय, एक बार फिर से नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, और वहीं अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय यहाँ पर संभालेंगे। और हर्ष मल्होत्रा की अगर हम बात करें तो उन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको दे रही है। बता दें कि मोदी सरकार में मंत्रियों को अब विभागों का बंटवारा शुरू हो गया है। बता दें कि अमित शाह जो कि पिछले कार्यकाल में भी गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, इस बार भी वो गृह मंत्रालय ही संभालेंगे। राजनाथ सिंह भी रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे और इस बार भी उन्हें रक्षा मंत्रालय की ही जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विदेश मंत्रालय एस जयशंकर संभाल रहे थे पिछले कार्यकाल में भी, और इस कार्यकाल में भी एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय ही दिया गया है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय पिछली बार भी उनके पास था और इस बार भी उन्हीं के पास है। एक बार फिर से अजय टम्टा की बात की जाए तो सड़क परिवहन राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। वहीं हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बता दें कि बीजेपी के पास 25 मंत्री हैं और 4 जो है वो जो अन्य दल शामिल हैं उनके हैं। तो धीरे धीरे करके तमाम मंत्रियों को अब विभाग सौंपे जा रहे हैं। जो पहली जानकारी मिली है वो हम आपको दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें अमित शाह की तो उन्हें गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अजय शंकर विदेश मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, अजय टम्टा जैसे कि मैंने बताया सड़क परिवहन राज्य मंत्री, और वहीं पर एस जयशंकर की बात की जाए तो विदेश मंत्रालय। तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें विभाग सौंप दिए गए हैं, जिनमें से कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कार्यकाल में भी यही मंत्रालय संभाले थे। और अश्विनी वैष्णव जो कि पिछले कार्यकाल में रेल मंत्रालय ही संभाल रहे थे। हालांकि ये तय था जब से खबर मिली थी कि मंत्री कौन कौन बन सकते हैं, या फिर ये जानकारी मिल रही थी और सुगबुगाहट कही जा सकती है कि खासकर सीसीएस की बात की जाए कि ये मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगी। जैसे कि यहाँ पर विदेश मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, रेल मंत्रालय की बात करें। रेल मंत्रालय को लेकर लगातार इस तरह की सुगबुगाहट थी कि हो सकता है जेडीयू इसको मांगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के पास ही ये मंत्रालय गया है। ये वो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिन पर होल्ड बीजेपी ही रहने वाला है और बीजेपी की ही नेता इस मंत्रालयों को संभालने वाले हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वो चेहरे हैं जिनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि पिछली बार भी इन्हीं मंत्रालय को संभाल रहे थे। वहीं अगर मनोहर लाल खट्टर की हम बात करें जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। तो जाहिर है कि जब उनको हटाया गया हरियाणा से, अब क्योंकि नायब सैनी वहां पर मुख्यमंत्री हैं, तो उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जो कि अब केंद्र की राजनीति में एक्टिव रहने वाले हैं, अब उन्हें मंत्रालय सौंप दिया गया है और ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर संभालेंगे। वहीं अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, क्योंकि नितिन गडकरी के काम को लेकर अक्सर उनकी तारीफ की जाती है और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में अपने काम को लेकर नितिन गडकरी बने रहते हैं। लोग काफ़ी उन्हें पसंद भी करते हैं। तो एक बार फिर से उनको वही मंत्रालय दे दिया गया है, यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय। और हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो सड़क परिवहन राज्य मंत्री, और साथ ही मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय जो कि पिछली बार भी उनके पास में था। बता दें कि 25 मंत्री बीजेपी के अपने हैं, 4 ऐसे हैं जो कि सहयोगी दलों से हैं। हालांकि कुल मिलाकर अगर राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो कल 21 मंत्रियों ने 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो 25 ऐसे मंत्री हैं जो कि बीजेपी के अपने हैं, 4 वो हैं जो कि सहयोगी दलों के हैं, जिनके पास में पूर्ण जो मंत्रालय है वो रहने वाला है। और किस किस को कौन सा मंत्रालय मिल रहा है उसकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके सभी को उनका विभाग सौंपा जा रहा है। और साथ ही अगर अमित शाह की बात की जाए तो गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी उनके पास में था। और इसी तरह की चर्चाएं तेज थी कि कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो कि उन्हीं के पास ही रहेंगे जो कि पिछली बार थे, यानी कि जैसे कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, नितिन गडकरी,
हालांकि निर्मला सीतारमण को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। देखना होगा कि इस बार भी उन्हें वित्त मंत्रालय मिलता है या फिर उनका मंत्रालय बदलता है। हालांकि जब से वो कैबिनेट में शामिल हुई हैं, जब वो कैबिनेट में शामिल हुई थी तो उसके बाद उनको उद्योग मंत्रालय मिला था, लेकिन फिर अब उनका जो नाम है वो शुमार हो गया है मनमोहन सिंह और अरुण जेटली की तरह से वित्त मंत्रियों में, क्योंकि वो ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने केंद्र में अपना कह सकते हैं कि सरकार का बजट पेश किया है। ऐसे में उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में जो 100 महिलाएं हैं पावरफुल, उनमें भी आया है। वहीं देखिए और भी जो मंत्री हैं उन्हें मंत्रालय सौंप दिए गए हैं, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। बता दें कि एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्रालय मिला है, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय मिला है, मनोहर लाल खट्टर शहरी एवं विकास मंत्रालय, श्रीपद नाइक ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री, तोखन साहू शहरी एवं विकास मंत्रालय राज्य मंत्री। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जा रहा है, एक एक करके जानकारी सामने आ रही है और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मनोहर लाल खट्टर शहरी एवं विकास मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है, श्रीपद नाइक को ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री बनाया गया है, तोखन साहू शहरी एवं विकास मंत्रालय। और बता दें कि मनोहर लाल खट्टर शहरी एवं विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और साथ ही अमित शाह गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री, ये वो चेहरे हैं जिनको उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। धीरे धीरे करके पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसके खाते में कौन सा मंत्रालय आया है। तो कल ही मोदी सरकार जो कि ऑफिशियली शपथ ले चुकी है, जाहिर है कि तीसरे टर्म की शुरुआत हो चुकी है। पहली कैबिनेट बैठक हुई है आज, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उसके बाद क्योंकि 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है शपथ लिए और अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन इस कैबिनेट की बैठक के बाद ये भी साफ हो गया है कि आखिर किसे कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। एक एक करके जानकारी सामने आ रही है जो कि हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो बता दें कि मोदी सरकार में विभागों का जो बंटवारा है वो किस तरह हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय शहरी एवं विकास मंत्रालय दिया गया है, श्रीपद नाइक ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तोखन साहू शहरी एवं विकास मंत्रालय राज्य मंत्री बनाए गए हैं, अमित शाह गृह मंत्रालय उनके पास में है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय उनके पास में है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय संभालेंगे फिर से, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय संभालेंगे, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, अजय टम्टा सड़क परिवहन मंत्रालय राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन मंत्रालय राज्य मंत्री। ये वो चेहरे हैं जिनको लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि इनके पास में कौन सी जिम्मेदारी रहने वाली है, यानी कि कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी रहने वाली है। जाहिर तौर पर जिनको रिपीट किया गया है उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने मंत्रालय की जिम्मेदारियों को संभाला है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि जैसे ही सरकार का गठन होता है वो तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं, हर वक्त वो एक्टिव रहते हैं और 24 घंटे यानी कि 24/7 वो एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं और यही उम्मीद वो अपने मंत्रियों से भी करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि विभाग मिलने के बाद से ही जो तमाम मंत्री हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो कि आज कैबिनेट बैठक का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें तमाम नए नवेले मंत्री शामिल हुए थे और सभी से बातचीत की गई है, आगे के एजेंडे को लेकर तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। ऐसे में अब जो विभाग हैं उनको भी बांटा जाना शुरू हो गया है। तो जिनको कौन सा यानी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जा रहा है, किसकी जिम्मेदारी दी जा रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो अभी तक जो तस्वीर साफ हुई है वो हुई है गृह मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की और सड़क परिवहन मंत्रालय की, रेल मंत्रालय की, ऊर्जा मंत्रालय की, शहरी एवं विकास मंत्रालय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय। ये तमाम वो मंत्रालय हैं जिनको लेकर साफ हो गया है कि आखिर कौन सा चेहरा यानी कि कौन सा मंत्री इनकी जिम्मेदारी संभालेगा। तो बता दें कि मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कुछ ही वक्त पहले उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था, नायब सैनिक को जिम्मेदारी दे दी गई थी। उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर को अब आगे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है तो मनोहर लाल खट्टर को अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहना है। जाहिर है कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है तो शहरी एवं विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और ऊर्जा मंत्रालय भी उनके खाते में आया है। श्रीपद नाइक की बात करें तो ऊर्जा मंत्रालय और राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। वहीं तोखन साहू शहरी एवं विकास मंत्रालय राज्य मंत्री बनाए गए हैं।
अमित शाह गृह मंत्रालय, जैसे कि लगातार इस तरह की खबरें थीं कि जो CCS है यहाँ पर, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, इस तरह के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, रक्षा, विदेश और साथ ही गृह मंत्रालय, ये सभी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। हालांकि रेल मंत्रालय को लेकर कहा जा रहा था कि JDU डिमांड कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और अश्विनी वैष्णव, जिनके पास पहले रेल मंत्रालय था, अभी भी उनके पास में ही है। अमित शाह गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय और एस जयशंकर विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं। ये मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, अब क्योंकि एनडीए के साथ सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत बीजेपी को अकेले नहीं मिला है, एनडीए के साथ में ही वो सरकार चला सकती है। तो ऐसी उम्मीद भी थी, क्योंकि दो दल यहाँ पर टीडीपी और जेडीयू साथ में आए, कि थोड़ा दबाव हो सकता है सरकार चलाने में, फैसले लेने पर। लेकिन जिस तरीके से गठन किया गया है कैबिनेट का, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ खास दबाव होगा। वहीं देखिए, नया अपडेट सामने आया है, निर्मला सीतारमण जिन्हें एक बार फिर से वित्त मंत्रालय सौंप दिया गया है, और शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के खाते में आया है। ये भी एक संशय बना हुआ था कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा। तो बता दें कि कृषि मंत्रालय उनके खाते में आया है और कृषि मंत्रालय अब संभालेंगे शिवराज सिंह चौहान। लगभग 8 लाख वोटों से विजेता हुए हैं शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र से, यानी कि विदिशा से, और उनका नाम सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले नेताओं में है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब केंद्र में उनकी एंट्री, मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली, कृषि मंत्रालय वो संभालेंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय संभालने वाली हैं, और पिछले कार्यकाल में भी उनके पास में वित्त मंत्रालय ही था, और इस बार भी इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि वो वित्त मंत्रालय ही संभालेंगी। बता दें कि वो दूसरी ऐसी महिला हैं जो कि केंद्र की सत्ता में बजट पेश कर चुकी हैं। अब इनका नाम भी, क्योंकि लगातार वित्त मंत्रालय संभालते हुए, बजट पेश करते हुए अरुण जेटली और मनमोहन सिंह के बराबर आ चुका है। तो सबसे कह सकते हैं कि राजनीति में वित्त मंत्रालय को संभालते हुए एक मजबूत महिला के तौर पर निर्मला सीतारमण अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। वहीं जीतन राम मांझी, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग इनके खाते में आया है। तो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो लघु उद्योग जो मंत्रालय है वो उनके खाते में आया। तो धीरे धीरे करके जो तस्वीर है वो साफ हो रही है कि कौन सा विभाग किसको मिल रहा है, कौन सा नेता कौन सा मंत्रालय संभालेगा। तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय संभालेंगे, और जीतन राम मांझी जो कि लघु उद्योग मंत्रालय संभालेंगे। तो मोदी सरकार में किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नितिन गडकरी, अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा और एस जयशंकर। तो सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के नाम है, अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, और वहीं एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्रालय संभालने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो रेल मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, ये चारों जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वो नेता हैं, वो सांसद हैं, वो मंत्री हैं जो कि पिछले कार्यकाल में इसी पोर्टफोलियो के साथ में सरकार में काम कर रहे थे। मनोहर लाल जो कि नए नवेले यहाँ पर मंत्री बने हैं, ऊर्जा मंत्रालय वो संभालेंगे। श्रीपद नायक ऊर्जा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पिछली सरकार में भी थी। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के खाते में आया है। तो देखिए यहाँ पर लगातार एक एक करके जानकारी आपको दी जा रही है। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय इनके खाते में आया है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है, और शोभा करंदलाजे लघु उद्योग राज्य मंत्री बनाई गई हैं। तो आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। आमिर, देखिए मोदी सरकार में कौन से मंत्री को कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, अब इसकी जो तस्वीर है धीरे धीरे साफ हो रही है। और जितने भी नाम अभी तक सामने आए हैं उनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ये रिपीट होंगे, और वाकई में वो रिपीट हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से न्यूज नेशन में भी लगातार ये बात पहले ही रखी थी सामने कि जो तमाम मंत्रालय हैं वो रिपीट हो सकते हैं। उसमें अश्विनी वैष्णव को
मंत्रालय जो है वो दिया गया है, रेल मंत्रालय दिया गया है। और ये भी सूचना आ रही है कि अश्विनी वैष्णव को पर भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है और रेल मंत्रालय में तमाम प्रोजेक्ट चल रहे थे, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अश्विनी वैष्णव चूंकि अच्छा काम कर रहे थे लगातार, और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, उसको देखते हुए उनको रिपीट किया गया है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि पूरी लिस्ट जो है लगभग धीरे धीरे तस्वीर सामने आने लगी है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रहेंगी, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय उनको दिया गया है जो पहले भी था उनके पास, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पहले भी थी, धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री रहेंगे, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री, और रेल मंत्रालय भी है। ये थोड़ा सा क्लैरिटी अभी कुछ ही देर में हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि, किसान कल्याण और पंचायती राज होगा। मनोहर लाल खट्टर के पास जो है शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा रहने वाला है। जीतन राम मांझी जो है एमएसएमई सेक्टर जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए तस्वीर बिल्कुल लगभग क्लियर हो चुकी है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, ऐसी तमाम तस्वीरें अब सामने आने लगी। जो अहम मंत्रालय है देखिए उसमें बिल्कुल लगभग ना के बराबर बदलाव किया गया है, जिसमें एक नया चेहरा आप देख रहे हैं वो भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन आप देखिए सड़क परिवहन मंत्रालय जो है नितिन गडकरी जी के पास में ही रखा गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में आपने देखा रोड पर काफी काम हुआ, हाईवेज पर काफी काम हुआ, उनके काम की हमेशा से प्रशंसा की जाती रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो अब सामने आने लगी हैं और लगभग आपको वही चेहरे नजर आएंगे जो पीएम जो तस्वीर आपको 2019 से 2024 के बीच में देखने को मिली थी। लगभग वही चेहरे जो है टॉप की जो मिनिस्ट्रीज है, केंद्रीय मंत्रालय जो है वो उनके पास है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि जेडीयू जो है वो रेल मंत्रालय की मांग कर रही है या इस पर अड़ी हुई है, लेकिन देखिए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। रेल मंत्रालय यहाँ पर मिला है अश्विनी वैष्णव को ही, और पिछली बार भी वही संभाल रहे थे। जी हाँ बिल्कुल। और जो रेल मंत्रालय है उसकी मांग जो है लगातार उठती रही है। ये खबरें लगातार हमारे पास आ रही थी कि रेल मंत्रालय जो है जेडीयू के पास जा सकता है और लल्लन सिंह के पास जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय और लगेगा क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी क्लियरिटी यहाँ पे अश्विनी वैष्णव को लेकर के होनी है, जिसमें ये माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय उनके पास रहेगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय उनके पास रहेगा, दोनों पोर्टफोलियो उनके पास रहेंगे या नहीं, लेकिन ये लगभग क्लियर है कि अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय दोनों उनके पास रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिर से एक बार बता देता हूं दर्शकों को, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री, और क्लियरिटी होगी रेल मंत्री के तौर पर उनको मनोहर लाल खट्टर जो है ऊर्जा मंत्री के तौर पर होंगे। और मनोहर लाल खट्टर को बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से दी है। पहले आरके सिंह यहाँ पे ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार मनोहर लाल खट्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार वो केंद्र में आए और उसमें पावर मिनिस्ट्री उनको दी गई। हर्ष मल्होत्रा जो कि दिल्ली से जीत के आए हैं, सांसद रहे, उनको सड़क परिवहन का राज्य मंत्री का दर्जा जो है उनको दिया गया है। तो ये सारी क्लैरिटी अभी हो चुकी है लगभग। आप देखिए राज्य मंत्री कितने किसके साथ दिए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री के साथ 1 से 2 एमओएस भी शामिल होते हैं, उस पर भी अब क्लैरिटी होगी। ये टॉप के मंत्रालय हैं जिन पर लगभग पिक्चर क्लियर है। लगभग आपको बताएं 90% से ज्यादा जो है मंत्रालय पर रिपीट किया गया है, जो पहले भूमिका निभा रहे थे वो रिपीट किया गया। और एक बात और बता दूं कि जैसे अभी एक खबर आई हमारे पास कि खेल मंत्रालय में चिराग पासवान को दिया गया है। बड़ी खबर है इस समय की, खेल मंत्रालय जो है वो चिराग पासवान के पास है, ऐसा क्षण की खबर जो है न्यूज नेशन पे आ रही है। और लगातार जो है डिटेल्स लगातार जेपी नड्डा जो है हेल्थ मिनिस्टर, इससे पहले भी वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, ये भी बड़ी खबर है कि जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो दी गई है। तो अब देखिए धीरे धीरे पिक्चर एकदम क्लियर होने लगी है, साफ होने लगी है कि किसको क्या मंत्रालय दिया गया। और ये बात पहले से लगभग मानी जा रही थी कि रिपीटिशन जो है। आमिर, ये शिवराज सिंह चौहान की बात अगर की जाए तो उन्हें शायद 2 मंत्रालय दिए गए हैं, कृषि एवं किसान कल्याण और दूसरा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान की खासियत यह है कि वो ग्राउंड के नेता हैं। ग्राउंड पर
को ज्यादा देखे जाते हैं और उनको जो है ये काफी एक्सपीरियंस भी है। हमने सुबह उनके साथ मुलाकात की, जिस तरह से उनका स्वभाव है उसके हिसाब से अगर शिवराज सिंह चौहान को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इस पोर्टफोलियो में बिल्कुल फिट नजर आते। हमने भी लगातार इस बात के कयास लगाए थे कि शिवराज सिंह चौहान को इसी तरह का पोर्टफोलियो मिलेगा जिसमें खासतौर पे किसान और तमाम इस तरह के विभाग जो है वो उनके पोर्टफोलियो में आ सकते और वही हुआ। सीआर पाटिल को देखिए जल शक्ति मंत्रालय जो है दिया गया, काफी अहम मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, वो उनको दिया गया है सीआर पाटिल को। ये खबर अभी अभी की आई है हमारे पास। और सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग मंत्री जो है बनाया गया है और उनके साथ में रहेंगे शांतनु ठाकुर। तो ये जो है इस तरह की चीजें, इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही है। हेल्थ मिनिस्टर जैसे मैंने पहले बताया जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। चिराग पासवान चूंकि यंग है, युवा है, उसको देखते हुए उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई है और उसमें वो अपना इस तरह से अपनी काबिलियत को दिखाएंगे। गजेंद्र शेखावत जो है आपको बताएं कि चूंकि मंत्री जल शक्ति मंत्री पहले रहे थे लेकिन इस बार उनको कल्चर और टूरिज्म जो है वो उनको दिया गया है। तो उसके अलावा गोपी राव रणजीत सिंह जो है एमओएस कल्चर और टूरिज्म बने रहेंगे, ये उनके पास ये उनको दिया गया। मनसुख मांडविया को लेकर के एक खबर आई है कि वो लेबर मिनिस्ट्री होंगे। कंफर्म है ये कि मनसुख मांडविया जो है लेबर मंत्री रहेंगे, ये भी खबर अब आ चुकी है। यानी कि एक एक करके नाम देखिए। तो हेल्थ इस बार किसके पास जाएगा आमिर? हेल्थ किसके पास जाएगा? देखिए हेल्थ मैंने आपको बताया ना कि हेल्थ जो है जेपी नड्डा जो है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है जेपी नड्डा के पास है, चली गई है। और पहले भी उनके पास एक्सपीरियंस रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री का। उसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के पास अहम जिम्मेदारी जो है, इससे पहले जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो मनसुख मांडविया के पास थी, लेकिन मनसुख मांडविया को अब लेबर मंत्री जो है बनाया गया है। तो ये अहम जानकारी दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरह से इस बार के पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस जरूर किए गए हैं लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव टॉप के मंत्रालयों में नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए ये एक पूरा पीएम 3.0 का एक पूरा एक पोर्टफोलियो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें देखिए एमओएस जो है वो एड ऑन होते जाएंगे। तो 30 कैबिनेट मंत्री जो हैं उनके साथ में 5 स्वतंत्र प्रभार और इसके अलावा 36 एमओएस जो हैं वो शामिल किए गए हैं। उसमें अब देखिए ये धीरे धीरे जो है पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि अभी 72 मंत्री हैं। इसके अलावा आगे चल के एक्सटेंशन भी होगा, उसमें और मंत्री पद जो है शामिल किए जा सकते हैं। मान के चल रहे 8 से 10 और मंत्री पद जो है शामिल होंगे। लेकिन अभी फिलहाल 72 मंत्रियों को जो है जो शपथ कल दिलाई गई थी उसके हिसाब से पोर्टफोलियो लगातार बांटे जा रहे हैं। हालांकि देखो आमिर, हम लगातार दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, किसको किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और खासकर यहाँ पर सीसीएस की बात की जाए, जैसे कि तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं प्राथमिक तौर पर अगर देखे जाए, रक्षा की बात हो गई या फिर गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ये तमाम वो मंत्रालय हैं जिनको लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी किसी को देने वाली नहीं है। और जब तस्वीर अभी साफ हुई है तो इसमें यह भी दिखाई दे गया कि वाकई में बीजेपी इन जो मंत्रालय हैं, खासकर सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय टॉप के, ये अपने पास ही रखेगी और वही हुआ भी। देखिए बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताइए पहले भी इस बात का अंदेशा जताया था कि जो मंत्रालय खास तौर पे आपको बताएं कि ये बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं क्योंकि इससे पूरी इकोनॉमी पर असर होता है। जिसमें आपका वित्त मंत्रालय किसके पास होना चाहिए, उसके लिए एक एक्सपीरियंस नेता चाहिए होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपने देखा कई बार उन्होंने बजट पेश किया है, तो वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण कंटिन्यू कर रही है वित्त मंत्री के तौर पर। इसके अलावा देखिए राजनाथ सिंह एक सुलझे हुए नेता है, एक्सपीरियंस है काफी, उनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा निर्मला एस जयशंकर विदेश मामलों के जानकार भी हैं, सचिव है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इसका जो है मंत्रालय दिया गया। मनोहर लाल खट्टर जो है वो शहरी विकास और के मामलों के मंत्री होंगे, ये खबर सामने आ रही है। और श्रम मंत्रालय के तौर पर मनसुख मांडविया है।
और इसके अलावा देखिए अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया है, तो ये इन्होंने अपने पास इसलिए रखा गया है ताकि ये जो अभी तक काम चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे देखिए प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है जो चल रही होती है, उनको उसके बीच में जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद अगर कंटिन्यू वही सरकार आती है तो कोशिश यही की जाती है कि जो काम चल रहा है उस नेता को उसके बारे में डीप नॉलेज होती है कि कहां पर क्या चीजें चल रही थी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, मैं रेलवे मिनिस्ट्री कवर करता हूं, रेलवे मिनिस्ट्री कवर करते हुए मुझे अच्छा खासा समय हो चुका है। अब रेलवे मिनिस्ट्री में क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुझे खुद पता है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार क्या कर रही है, उसी तरीके से रेल मंत्री क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो किस तरह से उसको स्ट्रेंथन करेंगे, कैसे वो टारगेट को अचीव करेंगे, उसमें बहुत बड़ा मंत्री का रोल होता है कि जो लीड करता है एक तरह से पूरे मंत्रालय को। तो यही वो वजह है कि आप देखेंगे ज्यादातर पोर्टफोलियो जो है इसमें जो मंत्री है रिपीट किए गए हैं। और इसका आमिर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आमिर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो बता दें आपको कि जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो होना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। जीतन राम मांझी की बात करें तो एमएसएमई विभाग उनके पास में है। तो धीरेन्द्र जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ सहयोगी। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था यहाँ पर कि जो मंत्रालयों का बंटवारा है उसमें थोड़ी सी इस बार देरी हो गई है। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो इतनी देरी से हुआ है, लेकिन आखिरकार तस्वीर साफ हो रही है। और मंत्रालयों के बंटवारों को देखकर तो ये लगता है, जिस तरीके से एमओएस की अगर हम यहाँ पर बात करें कि देखिए पर्यटन मंत्रालय जो है यहाँ पर दिया गया है नितिन गडकरी को, लेकिन उनके अंडर यहाँ पर 2 राज्य मंत्री दे दिए गए हैं। सभी को साधने की कोशिश यहाँ पर कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने की है। धीरेन्द्र जी, देखिए, ज्यादातर तो ये हुआ कि ये जो मोदी 3.0 जिसको हम कह रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया। सुरेश गोपी को राज्य मंत्री संस्कृति और पर्यटन दिया है, भूपेंद्र यादव के पास वही है, राजनाथ सिंह के पास वही है, उसी तरह से गडकरी के पास वही है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन ही दिया गया है, अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को उनके साथ जोड़ा गया है। एस जयशंकर को पहले से ही कहा जा रहा था कि उनके पास विदेश मंत्रालय ही होगा। अमित शाह गृह मंत्रालय में है, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है, मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय। यानी अगर आप ये कहें जो नए लोग आए, जो हारे लोग थे, उनसे हटा के कुछ चेंज जरूर उसी में है कि उन लोगों को चूंकि वो हार चुके हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा मंत्रालय वही है। ये कहा जा रहा था, क्योंकि जैसे ही मंत्रियों का चयन हुआ उसी वक्त ये तय हो गया था कि जो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी अपने उसी एजेंडे पर चलेंगे, ये सरकार उसी का एक्सटेंशन होगी। क्योंकि जो लोग हैं वो ये देख नहीं रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही 100 दिनों का एजेंडा दिया हुआ था, यानी उस पर काम चल रहा था, लिहाजा वो उन्हीं लोगों को दिया हुआ था जो लोग पहले वहां कार्य कर रहे थे। श्रीपाद नाइक को जरूर ऊर्जा मंत्रालय में रखा गया है राज्य मंत्री के तौर पर, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जो है, जिन्होंने पिछली बार बहुत बेहतर काम किया था, गृह सचिव थे, लेकिन वो आरा की लड़ाई में हार गए थे, तो लिहाजा उनकी बजाय मनोहर लाल को दिया गया है ऊर्जा मंत्रालय। हालांकि ये बहुत ही मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो मंत्रालय है जिनमें सबसे ज्यादा जरूरत और आने वाले फ्यूचर की सबसे बड़ी लड़ाई जहां होनी है, क्योंकि क्लीन एनर्जी पर और उस पर आने वाले समय में सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होगी पावर मिनिस्ट्री में। जिस तरह से हम लोग सौर ऊर्जा और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने उनको दिया जरूर है। आर.के. सिंह जिस तरह से उन्होंने बिजली मंत्रालय को इस लेवल पर ले आए थे, तो ये एक चुनौती होगी मनोहर लाल के लिए भी, क्योंकि उनके लिए जो सेंटर में आने का अनुभव है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया। अगर आप इसको ऐसे देखते हैं स्टेट के हिसाब से, तो ये वहीं का वहीं रहा है, मध्य प्रदेश में रहा है, क्योंकि इस बार नई तोमर नहीं है और शिवराज सिंह को दिया गया है। शिवराज सिंह में ये कहा भी जा रहा था कि उनको ये बनाया जाएगा कृषि मंत्रालय का भारी भरकम मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान वापस एचआरडी आते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री का उनको चार्ज दिया गया इस बार धर्मेंद्र प्रधान के पास ये, चूंकि एचआरडी यानी जो कल्चर मिनिस्ट्री और तमाम जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर पूरा का पूरा बहुत नजर रहती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा निश्चिंत होते हैं कि ये किसी ऐसे शख्स को जरूर दिया जाए जहां
क्योंकि कल्चर एक बड़ी चीज है जिसको एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करना है, जिनको चेंजेस आए हैं उन सब पर बात करनी है। एक और बड़ी चीज है किरण रिजिजू होम मिनिस्ट्री से होते हुए लॉ मिनिस्ट्री और अब फिर यहाँ पहुंचे हैं, वो अब संसदीय कार्य मंत्री बने। ये बहुत अहम पोर्टफोलियो होने जा रहा है इस पूरे चुनाव, इस पूरी सरकार में। ये मानना पड़ेगा कि किरण रिजिजू ने एक मेहनत की और उनको सरकार ने उसका पुरस्कार भी दिया है, क्योंकि लगातार उनका अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल धीरेन्द्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका भी मंत्रालय इस बार बदल दिया गया है, अब इनको टेलीकॉम मंत्रालय दे दिया गया है। देखिए उनसे लेकर उनका एक तरह से ये कहा जाए कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री लेकर जो नए चीजें, चूंकि अभी आप बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और सारे टेक्नोलॉजी आगे की तरफ जा रही कम्युनिकेशंस में, मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये गजेंद्र शेखावत को इस बार संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाया है, तो ये भी एक बड़ा चेंज है। उनके साथ सुरेश गोपी को जोड़ा गया है, जो केरल से पहले सांसद हैं बीजेपी के, जो पिछली बार भी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, त्रिशूर से जीत के आते हैं। वो लोकप्रिय फिल्म अभिनेता है, मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम है, उनको उनके साथ जोड़ा गया है। भूपेंद्र यादव वापस पर्यावरण मंत्रालय में रहे हैं और जेपी नड्डा भी वापस स्वास्थ्य मंत्रालय में पहुंच गए हैं। चिराग पासवान खेल और युवा कल्याण मंत्रालय उनको दिया गया है। ये उनकी एक यंग जो अभी है भी और उनको काफी कुछ सीखना भी है, और भारत जो आने वाले ओलंपिक्स में या तमाम चीजों में अपनी जो एक बड़ी बात, जो अपनी एक बड़ी पहचान, क्योंकि खेल को ये देखा जाना चाहिए कि एक ऐसी मिनिस्ट्री अब नहीं रह गई जो सिर्फ नाम के लिए होती है, क्योंकि किसी भी कंट्री के मानक पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें स्पोर्ट्स भी बड़ा काम है, और भारत ये चाहता है कि कभी उसके 10 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में आए कम से कम इस तरह की लड़ाई। तो मुझे लगता है एक बड़ा चीज है सर्बानंद सोनोवाल को वोट और शिपुन का जो दिया गया है मिनिस्ट्री, और सर्बानंद सोनोवाल इससे पिछली बार भी जब हम लोग देख रहे थे तो उससे पहले एक बार उनका चेंज किया गया था। मनसुख भाई मंडाविया के पास भी कुछ समय रहा तो उनको CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिला। मोहन नायडू को उन्होंने नागरिक उड्डयन दिया है, जिसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले भी CR राजू जो है वहीं से थे, उनके पास भी नागरिक उड्डयन रहा है। तो लिहाजा बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, अगर हम लोग पुरानी मिनिस्ट्री को देखते हैं तो कमोबेश उसी के आसपास रखा है। जीतन राम मांझी को जरूर लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है, शोभा करंद्लाजे उनके साथ है, लघु उद्योग राज्य मंत्री है। लेकिन जो अगर हम बड़ी बातें जिनको देखते हैं तो ये लगभग वही का वही है अमित शाह को। हालांकि देखिए अगर आप देखेंगे तो विपक्ष या तमाम उस तरह के लोग ये सवाल कर रहे थे कि मिनिस्ट्री बदली जाएंगी और ये NDA है, ये मोदी नहीं है, ये मोदी मिनिस्ट्री नहीं है। लेकिन कम से कम अभी अगर हम लोग ये देखते हैं मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया गया, उसके बाद जिस तरह से मंत्रालय का बंटवारा है, तो ये इसको 3-0 नहीं, ये कंटिन्यूटी मोदी गवर्नमेंट की है, जो पहले और उसके बाद दूसरे मोदी 2-0 में, तो मोदी 3-0 उसी का कंटिन्यूएशन है। तो बहुत ज्यादा जो लोग उम्मीद पाले बैठे हैं विपक्ष के लोग, उनको लग रहा था कि कोई नई चीज पर अटैक करने का मौका मिलेगा, तो ऐसी कोई चीज मुझे नहीं लगता कि उनकी इस समय फलीभूत हो रही है। पूरी सरकार पूरी कॉन्फिडेंस पे है, और अगर मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आत्मविश्वास में है, उनको कहीं भी इस पूरी चीज से आप बैकफुट पे जाते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको पूरा यकीन है, जिस तरह से अगर हम अमित शाह को देखें कि अमित शाह ने गृह मंत्रालय में 370 हटाने का काम किया, CAA इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद चुनाव से ठीक पहले बाकायदा नागरिकता भी दी गई, तो हर एक इशू को अपने आप संभालने के बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। और उसी तरह से आप देखिए कि रक्षा मंत्रालय, क्योंकि ये इसलिए बड़ी चीज है, हिंदुस्तान लगभग 20 से 25 हजार करोड़ के एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आया था, यानी गोला बारूद मंगाने वाला ब्रह्मोस सप्लाई जो बाहर भेज रहा है, तो उसमें उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस झलकता है, उस सरकार का कॉन्फिडेंस झलकता है। हार एक जरूर उस समय आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आ रहे थे उस वक्त
जरूर एक सदमा झटका उनके समर्थकों को लग रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन के भाषण से लेके उनकी अभी अगर आप देखेंगे जब उन्होंने बातचीत की लोगों से उस समय, जब उसके बाद उनका भाषण था जो एनडीए में दिया गया, तो जो उनको संसदीय दल का नेता उसका चुना गया था, जब एनडीए का उनको बनाया गया, जब एनडीए ने उनको विश्वास मत दिया, तो वो पूरा विश्वास उनका वही था कि ये वो लोग हैं जो हार गए हैं, उनको शायद किसी ने बता दिया वो जीत गए। इस तरह के जो उनके वाक्य, मुझे लगता है कि ये एक उन्हीं का विश्वास है, उसी का एक्सटेंशन है। यानी हम इस सरकार में ये नहीं देख सकते कि कोई चीज कम होगी। अगर आगे कोई ऐसा संकट होगा तो उस पर जरूर कोई चेंज हो सकता है, लेकिन आज की डेट में तो ये दिख रहा है कि ये सरकार पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ है और उसी तरह चलेगी जैसे मोदी 2.0 चला था। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि कुछ खास परिवर्तन कैबिनेट में नहीं किए गए हैं, मंत्रालयों में नहीं किए गए हैं, ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पहला कार्यकाल रहा है, जो दूसरा टर्म रहा है, उसी के अनुसार अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो कुछ कुछ वही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर करें तेलुगु देशम की बात और जेडीयू की बात, ये साथ में जुड़े तो बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात सामने आ रही थी, दबाव की बात सामने आ रही थी। ये भी बात थी कि इस बार जब सरकार चलेगी तो वो असर और वो दबाव देखने को मिलेगा। हम पहला टर्म और दूसरा टर्म उठा के देख लें तो तेलुगु देशम कभी भी एनडीए के साथ में आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका सीधा सीधा ये कहना था कि हमें विशेष दर्जा चाहिए। जेडीयू की बात करें तो उनकी तरफ से आए भी, लेकिन प्रॉपर काम नहीं हुआ, प्रॉपर जुड़ाव नहीं हुआ। इस बार ये दोनों ही जो पार्टीज हैं ये एनडीए के साथ में है, शुरुआत से ही है, तो वो जो दबाव है वो कैबिनेट में देखने के लिए जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे थे वो कुछ खास असर नहीं दिखा पाए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक चीज में तो तय है कि वो अपनी तरफ से अपनी स्टाइल से काम करते हैं और आप उनको प्रेशर में नहीं ले सकते। सबसे ये जरूर है, क्योंकि देखिए दो चीजें प्रैक्टिकली देखनी होंगी कि सरकार वाकई जरूर उस पार्टी को धक्का लगा जो पार्टी 303 सीटों पर थी, वो 240 पे आती है। लेकिन एनडीए जो प्री पोल अलायंस है वो पूरी तरह से जीत के आता है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। उनको कहीं से कोई एक सांसद के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी जिससे उनको बात करनी हो। तो लिहाजा ये कोई कहना, ये एक क्योंकि हमेशा एक नैरेटिव की लड़ाई होती है, नैरेटिव बिल्डिंग हमेशा किया जाता है, तो ये विपक्ष कोशिश कर रहा है। यानी अगर हम इसको दो तरह से देखें, जो प्रधानमंत्री मोदी या फिर बाद में जब इसके चुनाव के नतीजों को आदमी एनालाइज करता है कि ये बीजेपी का थर्ड बेस्ट प्रदर्शन है और कांग्रेस का थर्ड वर्स्ट प्रदर्शन है। यानी कांग्रेस अपने 100 अंकों पर नहीं जा पाई है। ये इतने लंबे समय के बाद भी कांग्रेस के पास कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं है। ये ऐसा ही है कि आप 5 लाख वोटों से पिछली बार आ रहे थे और इस बार आप 3 लाख वोटों से आ रहे हैं, तो आप इसको 2 लाख से अपनी जीत गिन सकते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं जा सकते। लोकसभा में जीतने वाला ही जाएगा। तो लिहाजा इसको ये जो इस तरह के जो है ये एक विपक्ष की नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश है, ताकि आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से अहम राज्यों के चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, उन सब पर अपनी पार्टी के लिए नैरेटिव साधने की कोशिश है। लेकिन ये सारा जो चुनाव का जो बातचीत, जो भाषण, जो प्रधानमंत्री मोदी एक्ट करके भी दिखा रहे हैं और जिस तरह से मंत्रिमंडल का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो ये बताता है कि उनको आप प्रेशर में नहीं ले सकते। सरकार अभी आज की डेट में किसी प्रेशर में नहीं है, उनके ऊपर किसी सहयोगी ने प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की, ना ही इस तरह की कोई चीज है। तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये पूरी सरकार अपने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के पिछले जो कार्यकाल है उनके ही मुताबिक चलेगी। आज की डेट में सरकार को यही कहा जा सकता है। बिल्कुल। और धीरेन्द्र जी एक बात और, क्योंकि देखिए कैबिनेट में अगर हम यहाँ पर शपथ ग्रहण की बात की जाए तो 71 मंत्रियों ने शपथ कर ली है। अब तक के जो 2 कार्यकाल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कल बड़ी संख्या में 71 की संख्या बहुत बड़ी होती है, और एमओएस की बात करें तो सबसे ज्यादा इस सरकार में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि इस बार मोदी सरकार ने, ये जो एनडीए सरकार का गठन हुआ है, ये फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अगर हम बड़े टॉप जो यहाँ पर पोर्टफोलियो हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद कोशिश यही की जा रही है कि सबको खुश किया जा सके, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आगे ना हो सरकार चलाने में। देखिए, ये शब्द मुझे लगता है खुश किया जा सके,
हम लोग सही शब्द के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सरकार एनडीए की है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार में ये एक पार्टी बहुमत पर नहीं है। लेकिन ये अगर हम गौर करते हैं इससे पहले की तमाम कोलिशन गवर्नमेंट्स को अगर एनालाइज करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उनकी सरकार अल्पमत की सरकार थी। लेकिन उसके पहले जो वीपी सिंह की सरकार हो या गुजराल या देवेगौड़ा या जो खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें हो, वो कोलिशन की सरकारें थी, उनमें कोई इतना मजबूत कोर नहीं था। अगर उनका सेंट्रल इतना कोर मजबूत नहीं था, जो 240 हो यानी बहुमत से महज 32 का आंकड़ा दूर है उस पार्टी के ऊपर, तो वो उस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि इनके ऊपर किसी को कुछ करने का दबाव हो, क्योंकि 16 सांसदों के साथ टीडीपी है और 12 सांसदों के साथ जेडीयू है। तो आप जेडीयू के या उसके जाने से अकेले किसी सरकार को गिरते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना है, शिंदे ग्रुप है, या फिर उनके पास उनको जुड़ने में, या फिर अगले जो सबसे बड़े सहयोगी वो 5 सीट वाले हैं चिराग, उनके अंदर कोई मतलब किसी तरह का कोई इस तरह का नहीं दिख रहा है कि वो कोई किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश सरकार पर करेंगे। वो पूरी तरह से उस पूरे मसले पर खुश है। देखिए बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो भले ही उन्होंने सदन में, जब सदन संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री मोदी को चुना, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से हर फैसले में साथ में रहेंगे। हालांकि उन्होंने यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो योजना थी अग्निवीर, उनको लेकर उन्होंने जरूर कहा कि चलिए उस पर समीक्षा की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि जो भी बातें बाहर कही जा रही हैं या किसी भी मंत्रालय को लेकर, किसी भी पद को लेकर या किसी भी गठन को लेकर जो भी चीजें सामने आ रही हैं, उन पर विश्वास ना किया जाए। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ये कहना चाहते हैं कि जो होगा और जो हो रहा है वो होगा तो बीजेपी के अनुसार ही होगा और सबको साथ लेकर के होगा। देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि इस पूरे समय में चूंकि जो सोशल मीडिया है उसका इस चुनाव में बहुत बेहतर इस्तेमाल हुआ है। वो विपक्ष ने भी किया है, तो सत्तारूढ़ पक्ष ने भी किया है। अगर हमको इस चुनाव के रिजल्ट को या इस पूरे चुनाव को लिखना होगा तो ये पहला चुनाव होगा जहां सोशल मीडिया ने इतनी क्रूशियल जो भूमिका निभाई है। अगर आप देखेंगे ये सरकार अभी पूरी तरह से सिंक्रोनाइजेशन में है। अभी तक का जो चीज दिखाई दे रही है वो सिर्फ बनी बनाई बातें हैं जो नरेटिव्स पर, जो कुछ यूट्यूब पर या उस पर चलती हैं या सोशल मीडिया पर आती हैं। अभी तक कोई भी एक ऐसी चीज सामने नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से उस एनडीए की बैठक में जिस तरह से साफ बहुत क्लियर शब्दों में नीतीश बाबू ने साफ किया, और उससे पहले ये जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया, वो कहा गया उसमें उनके, अगर हम लोग उस पर गौर करते हैं तो वो ये साफ बताता है कि वो मोदी गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइजेशन में है। उनको मालूम है, देखिए राजनीतिक चीजें पढ़ी जाती हैं, बिटवीन द लाइन होती हैं। जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है, जो इतने लंबे समय बाद इतने बुरे वक्त से, राजनीतिक बुरे वक्त से निकल कर आए हैं, जगन रेड्डी के साथ सामने उनको कोई अब मजबूत नहीं मान रहा था। ये माना जा रहा था कि नया का जो है गारू ये जो चंद्रबाबू नायडू है, अब उनका दौर चला गया। की राजनीति जो है अब विस्मृत की राजनीति होगी। ऐसे समय में जबकि वो जेल से निकले, उन्होंने यात्रा की, तो उनको उनका सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि वो अमरावती को राजधानी के तौर पर खड़ी कर सके। अमरावती पर सारे विकास कार्य बंद कर दिए गए। अमरावती इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो अगर हम लोग चंद्रबाबू नायडू का देखें कि वो उसको हैदराबाद से भी बहुत खूबसूरत एक राजधानी के तौर पर बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि दिल्ली से भी बहुत सारे जर्नलिस्टों को उस समय भी ले जाया गया जब इस राजधानी की नींव रखी जा रही थी। तो एक अद्भुत शहर बताने की जो विश्व स्तरीय शहर हो, ये चंद्रबाबू नायडू की एक पूरी परिकल्पना थी जो बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। जगन मोहन रेड्डी ने उसको बिल्कुल एकदम ये मान लिया था कि यहाँ ये नहीं बनेगी। कृष्णा नदी के गुंटूर के इलाके का वो खूबसूरत इलाका जो श्री कीर्तिवर्धन सिंह के पास भी 2 MOS दिखाई दे रहा है।
फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये एक बड़ी खबर है कि डॉक्टर एस जयशंकर के साथ जो है कृतवर्धन काम करेंगे और साथ ही उनकी जिम्मेदारी एमओएस इन्वायरमेंट के तौर पर भूपेंद्र यादव के साथ भी होगा। बीएल वर्मा ये भी एक बड़ा नाम है, उनको भी एमओएस बनाया गया है, कंज्यूमर अफेयर्स में है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में है और साथ ही उनके पास सोशल जस्टिस इंपावरमेंट का मंत्रालय भी एमओएस के तौर पे मिला है। शांतनु ठाकुर को देखें, उनके हिस्से में सिर्फ एक मिनिस्ट्री पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे यानी नितिन गडकरी को असिस्ट करेंगे। सुरेश गोपी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में एमओएस के तौर पर हैं, साथ ही टूरिज्म मंत्रालय में भी वो एमओएस हैं। डॉक्टर एल मुरुगन की बात करें, INB में एमओएस का पद मिला है और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में भी उनको एमओएस का पद मिला है, ये बड़ी बात है। अजय टम्टा की बात करें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो नितिन गडकरी के साथ एमओएस के तौर पर रहेंगे। बंदी संजय कुमार होम अफेयर्स में हम देख रहे हैं एक नया नाम जो कि एमओएस के तौर पर दिखाई दे रहा है। कमलेश पासवान रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एमओएस का पद दिखाई दे रहा है। भागीरथ चौधरी की बात करें, एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर फार्मर वेलफेयर के मंत्रालय में उनको एमओएस का पद मिला है। सतीश चंद्र दुबे जो कि पहली बार हम देखें तो बिहार से मंत्री के तौर पर बीजेपी कोटे में आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कोल एंड माइंस, इस हिस्से में उनको एमओएस के तौर पर पद दिया गया है। संजय सेठ की बात करें तो डिफेंस मंत्रालय में संजय सेठ एमओएस हुए हैं, ये एक नया बदलाव हम देख रहे हैं। रवनीत सिंह की बात करें तो प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री और साथ ही आप देखें रेलवे मंत्रालय